हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो हम एक्सरे टेक्नीशियन और ओडी टेक्नीशियन के एमसीक्यूज जो कि काफी बार एमसीआरई के पेपर में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो अपना पेन पेपर एंड फोकस लेके जरूर बैठिएगा और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन सर्जरी ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन इज यूज्ड फॉर। ये ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन जो है, इसको सर्जरी के दौरान हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हेड सर्जरीज में, पेल्विक सर्जरीज में, आई सर्जरीज में या फिर बैक सर्जरीज? तो इसका आंसर होने वाला है पेल्विक सर्जरीज। इसमें होता क्या है, ये ट्रेंडन लेनबर्ग जो पोजीशन होती है, इसमें पेशेंट को थ्रू द बैक उनको लेटाया जाता है। लेटाने के बाद उनको टिल्ट करा जाता है थोड़ा सा, ताकि जो उनका एब्डोमेन पार्ट है वो थोड़ा सा क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, ताकि जितना भी एब्डोमेन वाला रीजन है वो हमको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है जी। तो इस पोजीशन के अंदर होता क्या है, इन दिस पोजिशन द पेशेंट is lie down through their back। थ्रू देयर बैक का मतलब है पीठ के सहारे उनको लेटाया जाता है। थ्रू देयर बैक एंड दे आर स्लाइटली टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब ये है कि शोल्डर के थ्रू उनको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन वाला जो रीजन है वो क्या रह सके, विजिबल अच्छे से रह सके। तो इसीलिए हम पेल्विक सर्जरीज के दौरान इस ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हील इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन। हील इफेक्ट जो है हमको कब देखने को मिलेगा? हाई किलोवोल्ट पीक एंड शॉर्ट एसआईडी, लो किलोवोल्ट पीक एंड लॉन्ग एसआईडी, स्मॉल एनोड एंगल एंड शॉर्ट एसआईडी या फिर लार्ज एनोड एंगल एंड लॉन्ग एसआईडी। सबसे पहले इस एसआईडी का मतलब समझो। एसआईडी का मतलब होता है शॉर्ट इमेजिंग डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पेशेंट के बीच में और एक्सरे डिटेक्टर के बीच में जो फिल्म होती है, उन दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस है उसको हम एसआईडी बोलते हैं। अब ये हील इफेक्ट हमको कब देखने को मिलता है? ये हील इफेक्ट जो हील इफेक्ट है ये हमको देखने को मिलेगा जब एक्स रेस कैथोड से जाकर एनोड पे एब्जॉर्ब होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन एक्स रेस की जब इंटेंसिटी कम हो जाती है, एक्स रेस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वो कैथोड से निकलेगी, एनोड पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसकी अब्जॉर्प्शन रेट भी क्या हो गई है, कम हो गई है, तब हमको ये हील इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल एनोड एंगल एंड शॉर्ट एसआईडी। जब इस एसआईडी मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिटेक्टर उसको भी हम कम कर दें और एनोड के एंगल को भी हम कम कर दें, तो हमको हील इफेक्ट देखने को मिलेगा। जितना कम एनोड का एंगल होगा उतनी ही कम हमारी एक्स रेज जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन। कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? हाई एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स ऑन हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल, या फिर लो एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स ऑन लो एटॉमिक नंबर मटेरियल, हाई एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स लो एटॉमिक नंबर मटेरियल या फिर लो एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स ऑन हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल।
हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पे, जो आपका सरफेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, उस सरफेस पे अगर स्ट्राइक करेगी तो एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये होगा कब, यहाँ पे हम एक्स रेज वगैरह की बात करें तो ऑब्वियस की बात है, जो हमारे एक्स रेज जो पड़ेगी हमारी बोन्स पे, बोन से हमारा निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा हमारा हाई एनर्जी फोटोन। जब स्ट्राइक होगा, सॉरी, नो 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 नो, लो एनर्जी फोटोन जब स्ट्राइक करेगा हाई एटॉमिक नंबर पे, हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड क्यूब अपॉन द फोटोन की एनर्जी, इसका भी होल क्यूब। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब जितनी कम एनर्जी होगी फोटोन की, हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है लो एनर्जी का, वो हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल के ऊपर जाके गिर रहा है। ठीक है जी, तो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब दिखेगा, जब लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एक हाई एटॉमिक नंबर के मटेरियल पे क्या करे, स्ट्राइक करे, तब हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटम मॉडल इन द डिजिटल रेडियोग्राफी। क्वांटम मॉडल का क्वेश्चन पहले भी आया था, जिसमें हमसे पूछा था कि क्वांटम मॉडल होता क्या है। अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल का क्या कारण है डिजिटल रेडियोग्राफी में। तो क्वांटम मॉडल को अगर हम समझाएं तो क्वांटम मॉडल तो होता क्या है भाई, कि भाई एक्सरेज की जो इंटेंसिटी होती है, एक्स रे में क्या हो जाता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, एक नॉइस क्रिएट हो जाती है, नॉइस क्रिएट हो जाती है। क्यों क्रिएट होती है, ओह, ये क्रिएट होती है जब नंबर ऑफ एक्स रेज क्या रहे, इनसफिशिएंट रहे, इनसफिशिएंट रहे, कम नंबर ऑफ एक्स रेज हमको देखने को मिलेगी, तब क्वांटम मॉडल के अंदर क्या तब हमारे एक्स रे के अंदर एक अलग नॉइस क्रिएट होगी, एक डिस्टरबेंस आएगा, जिससे कि हमारी जो इमेजिंग होगी, इमेजिंग के अंदर क्या होगा, कंट्रास्ट कम हो जाएगा, कंट्रास्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इमेज की शार्पनेस कम हो जाएगी, है ना जी। तो मतलब मेन कारण तो इसका क्या है, नंबर ऑफ एक्सरेज क्या रहेगी, इनसफिशिएंट रहेगी, है ना जी। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। लो रिजोल्यूशन मॉनिटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाई रेडिएशन डोज, रेडिएशन डोज हाई रहेगा तो क्वांटम मॉडल नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, एक्सेसिव एसआईडी नहीं जी। insufficient number of x-rays photons, this is the correct option। कि भाई एक्सरे फोटोन का नंबर ही क्या है, कम है, इसीलिए तो क्या हो रही है, एक्सरे के अंदर नॉइस क्रिएट हो रही है। ये जो एक्सरे के अंदर नॉइस क्रिएट हो रही है, इसको एक और टर्म बोलते हैं हम, इधर लिख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसीलिए क्या हो रही है, नॉइस क्रिएट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स रेज ही यहाँ पर क्या है, इनसफिशिएंट है। ठीक है जी, जिससे क्या होगा, इमेज का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, उसकी शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a characteristic of a computed radiography? कंप्यूटेड रेडियोग्राफी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। यूज ऑफ फोटो इम्यूलेबल फॉस्फर, या फिर इमीडिएट इमेज डिस्प्ले, या फिर रिक्वायर्स इमेज प्लेट रीडर, या फिर इनडायरेक्ट डिजिटल सिस्टम। देखो, जब भी हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की बात करें, ये हमारा कह सकते हैं इनडायरेक्टली एक डिजिटल रेडियोग्राफी है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिजिटल रेडियोग्राफी है।
है ना जी, दिस इज रेडियोग्राफी। और क्या कह सकते हैं कि इसमें जो इमेज डिस्प्ले होगा वो इमीडिएटली नहीं होगा। इमेज डिस्प्ले, इमेज डिस्प्ले इज नॉट इमीडिएट, है ना जी, टाइम लगेगा इमेज को डिस्प्ले होने में। तो इनमें से कहना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो यही हो जाएगा इमीडिएट इमेज डिस्प्ले। ठीक है जी, इमीडिएट डिस्प्ले होगा इमेज का, वो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं, हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं फोटो इम्यूलेबल फॉस्फर प्लेट्स का यूज कर रहे हैं। ये प्लेट्स क्या होगी, पहले स्कैन होगी, स्कैन होने के बाद हमको क्या दिखेगी, इमेजिंग दिखेगी। स्कैन होने के बाद हमको क्या दिखेगी, इमेजिंग दिखेगी। स्कैन होने के बाद जब इमेज दिख रही है तो मतलब क्या हो रहा है, इमेज डिस्प्ले इमीडिएट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो यूज ऑफ फोटो इम्यूलेबल फॉस्फर ये तो हो रहा है। रिक्वायर्स इमेज प्लेट रीडर, इस प्लेट का हम यूज कर रहे हैं, उस पर रीड करेंगे, ये भी होगा। इनडायरेक्ट डिजिटल सिस्टम है। ठीक है जी, अब नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, यही है कि इमीडिएट इमेज डिस्प्ले इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है जी, किसके अंदर, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर। इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है इसका हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के अंदर। जो चीजें, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जिन आइटम्स को हम हाई हीट पर स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लीनन पैक्स, ग्लासवेयर, हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सर्जिकल ड्रेप्स। तो अभी मैंने बोला जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है इसका हम यूज कब कर रहे हैं, जब भी कोई आपका आइटम है, उस आइटम को हम हाई हीट पर, हाई हीट पर स्टेरिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, अब कौन से ऐसे आइटम्स होंगे जिनको आप हाई हीट पर स्टेरिलाइज नहीं कर पाएंगे? जितने भी आपके प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं या फिर कैथेटिक्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, है ना जी, इनको हम हाई हीट पर क्या नहीं कर सकते, स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या होंगे, हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल, सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव क्या है, ये मटेरियल है ना जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, जितने भी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम किसके थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस के थ्रू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। अकेली तो नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आपको ही पढ़ा रही हूँ, कंसंट्रेशन के साथ बैठना है ना जी। बोविडिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड, बोविडिक टेस्ट को हम कब परफॉर्म करते हैं, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर टू वेरीफाई स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर, या फिर टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री वैक्यूम स्टेरिलाइजर्स, या फिर टू टेस्ट द स्टेरिलाइजर लीकेज। तो बोविडिक टेस्ट का बच्चों हम यूज करते हैं जब भी प्री वैक्यूम स्टेरिलाइजर्स का हम यूज करते हैं। प्री वैक्यूम स्टेरिलाइजर्स के अंदर बिल्कुल भी एयर पार्टिकल नहीं होता है, एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल यहाँ पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे एयर पार्टिकल एब्सेंट है, इसीलिए हमको चेक करना पड़ेगा कि इस प्री वैक्यूम स्टेरिलाइजर के अंदर एयर पार्टिकल तो नहीं है। इसको कौन टेस्ट करेगा, ये बोविडिक टेस्ट यूज करेगा। अगर इसके अंदर इफ एयर पार्टिकल इज प्रेजेंट, अगर एयर पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये हो जाएगा कि हमारे जो स्टेरिलाइजेशन का इफेक्ट है वो कम पड़ जाएगा। इफेक्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन
क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वापस अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बोविडिक टेस्ट हम कब यूज करते हैं, प्री वैक्यूम स्टेरिलाइजर्स को चेक करने के लिए कि भाई उसके अंदर एयर पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो तो जो हमारा स्टेरिलाइजेशन का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है, याद रखना है। क्लास के अंदर ही लर्न हो जाना चाहिए, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी शार्प काउंट discrepancy discrepancy must be resolved। discrepancy क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन को अगर हम समझें तो सर्जरी के दौरान डिस्क्रिपेंसी को हमको रिजॉल्व करना चाहिए। कब करना चाहिए, ये हमको क्वेश्चन में पूछा है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई भी नीडल हो गई या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो सब मिस हो जाते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं, मिसिंग हो जाते हैं हमको, तो हमको उनको ढूंढ के पहले ही रखना चाहिए बिफोर क्लोजिंग ऑफ वाउंड, क्लोजिंग ऑफ वाउंड। मतलब उस सर्जरी को बंद करने से पहले ही आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये क्या है, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है। क्या है ये, सेफ्टी प्रोटोकॉल है। सेफ्टी प्रोटोकॉल किसके लिए, पेशेंट के लिए। ऑब्वियसली पेशेंट के लिए ये क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि भाई सर्जरी के दौरान जितनी भी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम क्या रखें, उनकी खुद की प्लेस पे रखें, एकदम प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड रखें, ताकि कोई भी सर्जरी के दौरान फॉरेन पार्टिकल उस पेशेंट के अंदर ना जाए। इसीलिए हम जो है डिस्क्रिपेंसी करते हैं ताकि फॉरेन पार्टिकल पेशेंट के अंदर ना जाए। तो वो कब करते हैं, सर्जरी खत्म होने से पहले ही कर देते हैं। ठीक है जी। सो ऑप्शन अगर हम देखें तो आफ्टर सर्जरी इज कंप्लीटेड, सर्जरी कंप्लीट होने के बाद हम डिस्क्रिपेंसी करेंगे, नो। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट के एंड पे करेंगे, नहीं, तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा। बिफोर क्लोजिंग द सर्जिकल साइट, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी टू रिजॉल्व। अगर ये नेसेसरी नहीं होता रिजॉल्व करने के लिए तो पेशेंट को कई सारी बीमारीज हो सकती है, कई सारी डिजीजेज हो सकती है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल पेशेंट के अंदर जाता है। सो इट इज वेरी डेंजरस, है ना जी। तो बिफोर क्लोजिंग द सर्जिकल साइट ही इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डिस्क्रिपेंसी को कब रिसॉल्व करेंगे हम, सर्जरी साइट को क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, नीडल्स वगैरह जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट है उन सबको अपनी अपनी जगह पर रखेंगे ताकि पेशेंट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो सके। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन ओटी इज। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है, कहाँ पे, ओटी में, मतलब ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, है ना जी। अनस्टेरिलाइज्ड ग्लव्स, कंटामिनेटेड एयर, या फिर इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन, या फिर फॉल्टी इक्विपमेंट। देखिए सबसे पहले तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। मतलब ये हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके अंदर होता क्या है, पेशेंट को ही होता है ये, है ना जी। होता किसको है, ये पेशेंट को होता है। अगर हम इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन रखें, हैंड्स को हम क्लीन नहीं करें, हैंड्स को हम अगर सर्जरीज बहुत सारी कर रहे हैं तो हम हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं, तब ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, जो कि एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। कब होता है ये, जब हैंड हाइजीन ना हो, नो हैंड हाइजीन, है ना जी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन।
हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर ना हो तो हमको क्या हो सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, जो कि क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग यूट्रस ड्यूरिंग डीएनसी? डीएनसी के दौरान जब हम यूट्रस को होल्ड कर रहे हैं तो हम कौन से कह सकते हैं फोर्सेप्स का यूज कर रहे हैं, या फिर किस चीज का हम यूज कर रहे हैं यूट्रस को होल्ड करने के लिए? सिम्स स्पेसिकुलम या फिर व्यूलेसम व्यूलेसम फोर्सेप्स या फिर यूटेराइन साउंड या फिर ओवम फोर्सेप्स? तो बच्चों यूट्रस को होल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे इस व्यूलेसम फोर्सेप्स का। बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्विक्स को होल्ड कर रहे हैं, सर्विक्स को होल्ड कर रहे हैं। ये क्या होता है, डेलिकेट ऑर्गन होता है, जस्ट लाइक योर पिछले क्वेश्चन में हमने करा था बैबकॉक फोर्सेप्स का यूज करा था, जिसके अंदर हम क्या होल्ड कर रहे थे, डेलिकेट ऑर्गन्स को होल्ड कर रहे थे, है ना जी। ये भी क्या है, डेलिकेट ऑर्गन है, इसको हम यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, वसेलम फोर्सेप्स का हम यूज कर रहे हैं सर्विक्स या फिर यूट्रस को होल्ड करने में। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हैंड वॉशिंग एजेंट हैज रेजिडुअल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी? किस हैंड वॉशिंग एजेंट के अंदर हमको रेजिडुअल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है? व्हाट इज दिस रेजिडुअल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी? हैंड वॉश करने के बाद जो आपका रेजिडुअल माइक्रोब्स रह जाते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है ये किस में देखने को मिलती है? ठीक है जी, आयोडीन, एल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडीन या फिर सोप? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोहेक्सिडीन। क्लोरोहेक्सिडीन इसका आंसर क्यों है, क्योंकि क्लोरोहेक्सिडीन एक ऐसा एजेंट है जो कि ऐसा हैंड वॉशिंग एजेंट है जिसके अंदर हमको रेजिडुअल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये करता क्या है, ये हमारे स्किन के प्रोटीन को क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद भी इसमें हमको क्या शो होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो होती है। ठीक है जी, किसके अंदर शो हुई, क्लोरोहेक्सिडीन के अंदर हुई। कैसे हुई, क्योंकि भाई जब हम हैंड वॉश करते हैं हमारे स्किन के प्रोटीन को ये बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद भी हमको क्या इसमें देखने को मिलती है, रेजिडुअल माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सर्जिकल साइट इंफेक्शन इज? इनमें से कौन सा ऐसा पैथोजन है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे कि क्या होता है, सर्जिकल साइट इंफेक्शन होता है? ठीक है जी, सर्जिकल साइट इंफेक्शन किससे होता है, इश्चरेशिया कोलाई से नहीं, क्लेबेशिला से नहीं, स्टेफाइलोकोकस ओरियोस से या फिर स्ट्रेप्टोकोकस प्योंजीन से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर स्टेफाइलोकोकस ओरियोस से हो जाता है। क्या होता है, सर्जिकल साइट कैंसर हो जाता है। ये एक मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन पैथोजन है, कॉमन पैथोजन है कहाँ पे, ओटी के अंदर पैथोजन है, कहाँ पे, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर। कैसे भाई, जब कोई चीज अनस्टेरलाइज रह जाती है, अच्छे साफ नहीं होती है, वहां पे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट रह जाते हैं, स्पेशली दिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियोस से क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, किससे हो रहा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियोस। ठीक है जी, याद रखेंगे, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, सॉरी इन्फेक्शन।
Okay, next question. What is the ideal time for pre-operative antibiotic prophylaxis? एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए सूटेबल टाइम क्या है? व्हाट इज दिस एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस? समझते हैं। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के थ्रू जाना है, कुछ उसको इन्फेक्शन हो गया है, आई मीन सर्जरी के थ्रू जाना है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस करेंगे। मतलब उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे। उसको जितना भी हमको पहले उसको प्रिपेयर करना होगा, हम उस पेशेंट को पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, है ना जी। तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम कर रहे हैं रेडी। कब कर रहे हैं? बिफोर द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी। इसका सूटेबल टाइम क्या होता है? सर्जरी कब हो जाना चाहिए ये? ये सर्जरी बिफोर द सर्जरी करेंगे, कब हो जाना चाहिए ये? अप्रोक्स 60 to 65 मिनट्स बिफोर द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी। मैं क्या लिखती हूँ, सर्जरी, है ना जी। 60 से 65 मिनट पहले आपको पेशेंट को क्या करना है, रेडी करना है बिफोर द सर्जरी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो कब करना चाहिए? 2 आवर्स बिफोर इंसिजन? नो, 1 आवर बिफोर इंसिजन। यस, 1 आवर बिफोर इंसिजन हमको क्या करना है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस करना है। आफ्टर इंसिजन तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नाइट बिफोर सर्जरी भी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम नाइट बिफोर नहीं करेंगे, 1 घंटे पहले ही करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, which drug is commonly used for induction of general anesthesia? जनरल एनेस्थीसिया जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी पेशेंट को, तब हम किस ड्रग का यूज करते हैं? प्रोपोफॉल या फिर डायazepam या फिर मॉर्फिन या फिर ऑट्रोपिन? तो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर प्रोपोफॉल का यूज करते हैं। प्रोपोफॉल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका रीजन हो जाएगा कि ये तो होती है मोस्ट कॉमन होती है, मतलब हर जगह अवेलेबल रहेगी। ठीक है जी। इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? शॉर्ट का ड्यूरेशन क्या रहेगा? शॉर्ट रहेगा। और इसकी लॉन्गिविटी, कितने टाइम तक ये स्टे करेगा, लॉन्गिविटी भी इसकी क्या रहेगी, जितनी हमको चाहिए उतनी रहेगी। सफिशिएंट लॉन्गिविटी इसकी रहने वाली है, सफिशिएंट लॉन्गिविटी रहने वाली है। अप्रोक्स 1 आवर तो इसकी लॉन्गिविटी रहेगी। किसकी? प्रोपोफॉल की, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ ड्रग इन एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रोपोफॉल का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड आपको क्लास में भी लर्न हुआ होगा। ऐसे और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट सेशन किस पर। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।